कर रहे हैं कक्षा में प्रश्नों का महत्व, उद्देश्य एवं प्रक्रिया के बारे में। ठीक है, प्रश्नों का महत्व, कक्षा में प्रश्नों का महत्व से तात्पर्य यह है कि हम प्रश्न क्यों पूछें, प्रश्न क्यों पूछना चाहिए, क्यों पूछना चाहिए? उत्सुकता के लिए, जिज्ञासा के लिए, और सक्रियता के लिए, और मूल्यांकन के लिए, और समान अवसर प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट, समझ की जांच के लिए। CFU इसमें आपका लिखा होगा, चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। CFU समझ की जांच। प्रश्न से ही पता चलता है कि हमारा विद्यार्थी कितना सीखा है और क्या सीखने के लिए उसको हम कैसे पढ़ाएं। पाठ के प्रारंभ कब कब पूछना चाहिए? पाठ पढ़ाने से पहले, पाठ के दौरान। पाठ के दौरान क्यों पूछना चाहिए? आकलन करने के लिए। ठीक है, सतत आकलन। यह हमारा अवलोकन पर भी हो सकता है, छोटे छोटे प्रश्नों पर हो सकता है, सांकेतिक रूप से भी हो सकता है। इजंट इट बोले, ठीक है ना, समझ में आ गया, कैसा इसका होगा। जो बीच बीच में हम बच्चों से हम ऐसे करते रहते, पूछते रहते हैं, वो आकलन के लिए होता है कि विद्यार्थियों की समझ कितनी बन रही है। यदि नहीं बन रही है, प्रश्न इसलिए पूछा जाता है बीच में कि यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो किन प्रविधियों से फिर हम समझाने का प्रयास करें, अपनी टेक्निक चेंज करें, बड़ा सा हुक दूसरा ला दें। ठीक है भाई, गाड़ी चढ़ाई चढ़ रही है, जब खराब हो जाती है तो फिर ट्रैक्टर को लाना पड़ता है खींचने के लिए, दूसरा हुक आया, तो उसके लिए हम समय ले लें पर्याप्त। कक्षा शिक्षण में कल भी मैं बात किया था कि एक होती है प्लानिंग। अब प्लानिंग को जब आप इंप्लीमेंट करें कक्षा में, तो प्लानिंग को चेंज भी कर सकते हैं। भाई, जिस गियर में गाड़ी चल रही है दूसरा गियर लगा ले, कब ब्रेक लेना है, कब तेज चलना है, कब होगा, जैसी हमारी रोड दिखाई दे रही है। कोई सही सिद्धांत थोड़ी है कि गाड़ी को उठाया, फर्स्ट गियर में डाल लिया, गाड़ी उठ गई, दूसरा तीसरा चौथा दौड़ाते चले गए, जहां रोकना हो तो क्लच ब्रेक ले लिए, गाड़ी खड़ी हो गई। उसके लिए हम समयानुसार परिवर्तित करते रहते हैं। पाठ के अंत में, पढ़ाने के बाद क्यों पूछते हैं? कितना समझा। अच्छा, मूल्यांकन जब हम करते हैं, लास्ट में जो प्रश्न पूछते हैं, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं? जो बच्चों को समझ में नहीं आता है तो रिमीडियल टीचिंग करते हैं। उनकी सूची बनाई जाती है, उनका एक ग्रुप बनाया जाता है, उसके लिए क्या करते हैं? रिमीडियल टीचिंग। रिमीडियल टीचिंग हमारे डेली टीचिंग से कैसे अलग है? क्लास टीचिंग से किस तरह से अलग है? रिमीडियल टीचिंग में रेमेडी की जाती है, इसको हिंदी में बोलते हैं उपचार करना, उपचारात्मक शिक्षा उसका नाम ही है। उसको और धीरे धीरे समझाना, स्लोली समझाना, खंडों में विभाजित कर देना, जितना समझ में आ जाए उतना ही समझाना, नेक्स्ट डे और बात करना, उसको प्रॉब्लम कहां पर हो रही है, वो होता है हमारा रिमीडियल टीचिंग। पता चला कि रिमीडियल टीचिंग में वही चीज हम कर रहे हैं। कल हिंदी और एक आया था ना, निदानात्मक कक्षा, निदान करना, डायग्नोस करना। ठीक है भाई, फीवर आती है, फीवर की कुछ दवाई होती है, उस दवाई को देने से पहले डॉक्टर साहब क्या करते हैं? पहले पैथोलॉजी के खून की जांच के लिए भेजते हैं कि उसका रीजन क्या है, और जो रीजन निकल करके आता है तब उस तरह से उपचार करते हैं। इसको प्रॉब्लम में समझ, मतलब क्या समस्या आ रही है उस पर फोकस करना। ब्लूम टेक्सोनॉमी इसमें है, आप उसमें देखेंगे, आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है। ब्लूम एक हमारे शिक्षा शास्त्री हैं, और ब्लूम टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी का अर्थ क्या होता है? टेक्सोनॉमी मीन्स वर्गीकृत करना, वर्गीकरण करना, है ना, क्लासिफिकेशन करना, टेक्सोनॉमी। तो सीखने के स्तर को ब्लूम महोदय ने 6 भागों में क्लासिफाई किया, वर्गीकृत किया। वो हमारे हैं याद, समझना, लागू, विश्लेषण, मूल्यांकन और सृजन। याद करना, देखिए, और ये सभी ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है 3 शैक्षिक लक्ष्य पर आधारित है।
कितने शैक्षिक लक्ष्य पर आधारित है? 3। नंबर 1 है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। नोट कर लीजिए, नंबर 1 हमारा है संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नंबर 2 है भावनात्मक विकास, इमोशंस डेवलपमेंट। नंबर 2 भावनात्मक विकास। नंबर 3 है साइकोमोटर, जिसको हम कह सकते हैं फिजिकल स्किल्स, फिजिकल डेवलपमेंट, साइकोमोटर। इसके 3 हमारे शैक्षिक लक्ष्य हैं। ये इस पर ही आधारित है। 3 चीजें जानना बहुत जरूरी है, आपके मॉड्यूल में नहीं लिखा हुआ है। कौन कौन से? नंबर 1 संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नंबर 2 भावनात्मक। नंबर 3 साइकोमोटर, फिजिकल स्किल्स। तो सीखने के हमारे स्तर हैं। नंबर 1 याद, समझना, लागू, विश्लेषण, मूल्यांकन, सृजन। ये सरल से सृजन की ओर। देखिए, पढ़ाने का जो मुख्य उद्देश्य है, जैसे कि पहले हम चर्चा किया, हायर थिंकिंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रोसेस को डेवलपमेंट करना, उच्च सृजनात्मक क्षमता का विकास करना, तार्किक क्षमता का विकास करना, ये पढ़ाने का एक उद्देश्य है। नंबर 1 हमारा है याद, सीखने के तरीके में से है। कुछ बातें जो हम सिखाते हैं याद पर आधारित है, याद कराई जाती है। उसमें कौन कौन चीजें होती हैं? तथ्यात्मक बात होती है, छोटी चीजें होती हैं, और जिसका एक ही उत्तर होता है। इस पर आधारित प्रश्न कैसे हो सकते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम में आता है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न होते हैं उसका एक ही उत्तर होता है। भाई हमारा भारत देश कब स्वतंत्र हुआ? एक ही उत्तर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? एक ही उत्तर है। तो ये सब चीजें किस पर आधारित है? याद करने पर आधारित है। नंबर 2 है समझना, अंडरस्टैंडिंग। कुछ बातें याद कराई जाती हैं लेकिन उसकी समझ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, समझ की बात हो। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग इंग्लिश में पढ़ाते हैं, और इंग्लिश में पढ़ाते हैं जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, इंडेफिनिट टेंस में जब हम पढ़ाते हैं सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट को लेकर के, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसमें हम देखते हैं कि आई गो, दे गोज, दे गो, ही गोज। दे गो, आई गो, लेकिन ही गोज यहां पर आ गया। अब एक चीज याद पर जब हम शिक्षण करते हैं, आई बी यू दे के साथ, प्लूरल नंबर के साथ क्या प्रयोग करते हैं? क्रिया में एस आई एस का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ही सी इट सिंगुलर नंबर के साथ एस आई एस का यूज करते हैं। अब यह प्रश्न यहां उत्पन्न होता है कि ही गोज और दे गो क्यों होता है? यहां पर समझने के लिए क्यों इसके साथ गोज का यूज कर रहे हैं, ही गोज। सबसे पहली बात तो यह है कि जिस तरह से हिंदी में कर्ता और क्रिया के बीच में सामंजस्य होता है, ऐसे इंग्लिश में भी होता है। कुछ बातों में अलग होता है। जब हम किसी को सम्मान प्रदान करते हैं तो एक वचन को भी बहुवचन हम बनाते हैं हिंदी में, है ना। आपके पिताजी आ रहे हैं, पिताजी एक ही होते हैं, ऐसे नहीं कई पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं क्यों प्रयोग करते हैं? सम्मान देने के लिए। इसीलिए जो अच्छा ट्रांसलेटर केवल ट्रांसलेट करके यूज करते हैं तो फिर बोलते हैं तुम्हारा पिता आ रहा है, तो हिंदी भाषी लोगों को बहुत खराब लगता है, जबकि वो बेचारा तो इंग्लिश से हिंदी करके बढ़िया बोल रहा है, एक वचन के साथ एक वचन। पिता है तो पिता आ रहा है, पिता जा रहा है। लेकिन हम कुछ ऐसी बातें होती हैं उसमें भाषा में, भाषा के विकास में सम्मान देने के लिए बहुवचन बनाते हैं। तो एक वचन कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया होती है हिंदी में, और बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया लगती है।
राम जाता है वे जाते हैं, हुआ। यहां पर दे गो, वे जाते हैं, ही गोज, वह जाता है। अब यहां पर ही हमारा क्या है, एक वचन एक बहुवचन है, सिंगुलर है, एक वचन है। गोज हमारा एक वचन एक बहुवचन है, बहुवचन नहीं है। यही चीज आती है हमारी समझने में। नंबर 2 पर है समझना ने, इसको समझिए आप। अब यहां पर गलती क्या हो रही है, क्रिया को हम नाउन की तरह ही समझ रहे हैं। टेबल का टेबल्स, कॉपी कॉपीज, पेन पेन्स, डोर डोर्स, ये हमारे सभी नाउन है। नाउन को जब हम बहुवचन बनाते हैं तो एस का यूज करते हैं। अंग्रेजी में क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म होती है हमेशा प्लूरल होती है, बहुवचन में होती है। ध्यान दीजिए, तो बच्चों को कक्षा में इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कराइए। एक तो हो गया याद करना, हमने याद करा दिया, ही सी इट, सिंगुलर नंबर, आई वी ओ दे प्लूरल नंबर, दोनों के साथ कैसे प्रयोग करते हैं। अब ये चीज समझने वाली बात होगी, क्यों होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। जब हम लिखे दे गो, तो जब क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म होती है बहुवचन होती है, बहुवचन के साथ बहुवचन यूज कर रहे हैं। गो हमारा एक वचन एक बहुवचन है, गो हमारा बहुवचन है। ये और क्लियर होगा जब हम नाउन्स को एक तरफ एक वचन बहुवचन लिखेंगे और वर्ब को एक वचन बहुवचन लिखेंगे, और क्लियर होगा। यहां पर ही गोज हो रहा है, ही हमारा एक वचन है तो गोज भी हमारा। अब एक वचन बनाने के लिए एस की यूज किया जाता है इंग्लिश वर्ब में, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। ओके, ये चीज हुई हमारा समझने के आधार पर। भाई याद वाली बातें हैं, सुना था ना, हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण समाजवादी उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार धर्म उपासक स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और समता प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्प 26 नवंबर 1920 को ये संविधान को अंगीकृत करते हैं, पूजा करते हैं। तो मैं रुद्राष्टक जब पढ़ता हूं, नमामि समीसा निर्माण को अब भगवान को समझ में आ रहा है ना, हमको समझ में आ रहा है? लगा है स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, जल्दी जल्दी जो है तो पहन करके। तो आप ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसी बातें होती हैं, जैसे मान लीजिए कि जब मैं बात करता हूं भाषा के बारे में स्पेशली, तो भाषा सुन करके ज्यादा आती है। इसलिए स्कूल के वातावरण में हमारा ऐसा परिवेश निर्मित करना चाहिए। कुछ भी कठिन नहीं है, संस्कृत अंग्रेजी और हिंदी सिखाना बिल्कुल कठिन नहीं है। आप उसको अपने व्यवहार मिला लीजिए, परिवेश मिला लीजिए। भाई रुद्राष्टक हमको याद है पूरा, और एक सांस में पढ़ने का मैं अभ्यास किया था, पढ़ डालता था पूरा। कैसे सीखा, बाबा जी पूजा करते थे और लास्ट में रुद्राष्टक पढ़ते थे, नमामि समीसा निर्माण रूपम विभूति। मैं कभी रामचरितमानस खोल करके उसको याद नहीं किया और मुझे याद हो गया। अच्छा आप ये बताइए, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सभी को याद है ना? किस कक्षा में पढ़े थे? ठीक है, लगभग मतलब कक्षाओं में श्लोक नहीं है, ठीक है, और उसको हम लोग जानते हैं। तो कहां से जानते हैं? सुन करके। तो भाषा कोई भी हो, हमेशा जो है तो किस पर निर्भर करती है, हमारे कैसा हम यूज कर रहे हैं। संस्कृत में उपविशत उत्तिष्ठत यूज करें, सिट डाउन वगैरह बोलते हैं, ठीक है। पीटीओ लिखा रहता है, क्या फुल फॉर्म होगा उसका? पीटीओ, प्लीज टर्न ओवर, है ना? ये सब बातें जानना जरूरी है, बहुत से लोग नहीं समझते हैं उसको। कृपया पृष्ठ उलटिए, तो फिर पीटीओ क्यों लिखा है, क्या इसका अर्थ होगा, सब पर आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हमारा है लागू करना, उसको इंप्लीमेंट करना, व्यवहार में लाना। और ये सभी इस पर चलेंगे, जो हमारी ये सभी है ना, प्रत्येक बिंदु है, इस पर कैसे प्रश्न पूछे जाए उस पर आएंगे। जैसे ये समझ के आधारित हमने प्रश्न क्रिएट किया, यहां पर क्यों ऐसा होता है, एक प्रश्न लागू किया। अब इससे क्या हुआ, तार्किक क्षमता का विकास कक्षा में हो रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि भाई हाँ हुआ तो हुआ, अब ऐसा क्यों होता है, इस पर सोचें तो समझने की क्षमता बढ़ जाती है। इंप्लीमेंट करना, उस नॉलेज को अपने व्यवहारिक जीवन में लागू करने के लिए। जैसे हम पानी का उपयोग करते हैं, कहां कहां करते हैं, फिर क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए। जब पानी ना होता तो क्या होता,
व्यवहार पर। जल पाठ को हम पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए, ऐसे प्रश्न पैदा करें, यदि ये न होता तो क्या होता, इसका हम कहां कहां प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं, अपने व्यवहार पर। कुछ ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं हमारे, जैसे मान लीजिए कि हम लोकतंत्र पढ़ा रहे हैं, लोकतंत्र नहीं था तो क्या था, राजतंत्र था। लोकतंत्र क्यों आया, उसको पढ़ाने के पहले पूरा कॉन्सेप्ट तो उसी में क्लियर होता चला जाएगा। भाई चुनाव क्यों कराए जाते, पहले क्या होता था, नहीं होता था, फिर इसकी आवश्यकता क्यों हुई। जब हम प्रश्न क्रिएट करेंगे, राइज करेंगे, बहुत से उसके उत्तर जो निकल करके आएंगे, तो विद्यार्थियों को कॉन्सेप्ट क्लियर होने में, समझने में बहुत सुविधा होती है। यह तकनीक अपनाना, विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, और विश्लेषण में ही हम रिजल्ट पर आते हैं। जब विश्लेषण करते हैं उसका, तो एक सही रिजल्ट निकलता है। मूल्यांकन करना, मूल्यांकन के लिए प्रश्न पूछना, ये तो सभी भी क्लियर हो चुका है। और फिर सृजन करना। सृजन से यहां पर तात्पर्य है, जो हमारा लास्ट पॉइंट है, तो हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रोसेस, सोचने की उच्च क्षमता का विकास सृजनात्मक कला में आती है। इसके लिए प्रश्न पैदा करना। तो मैं चाहता हूं कि आपकी जो ये मॉड्यूल है, तो उसमें एक लास्ट में जाएंगे 67 पेज में, देख लीजिए, नरवदी की कहानी है, उसको आप पढ़िए थोड़ा सा, और उसके आधार पर, इन बिंदुओं के आधार पर आपको प्रश्न तैयार करना है। एक एक्टिविटी करते हैं, नरवदी की कहानी को आप ध्यान से पढ़िए। जहां से मिल गई कहानी, मिल गई सर? नहीं नहीं, ये नहीं है, लाइए। ठीक है सर।